अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में नौरोज के मौके पर किए जाने वाले खुदकुश हमले में कम से कम 29 अफराद हलाक और 58 जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रियासत की सतह पर मुज़ाकरात की बहाली पर गौर के लिए दोनों ममालिक के हुक्काम के दरमियान मुशावरत का सिलसिला जारी है। और अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान हैदर नॉवर्ट ने कहा है कि दहशतगर्दी और दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ पाकिस्तान ने दुरुस्त समत में कुछ मुस्बत इक़दाम किए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के सिलसिले में पाकिस्तान ज्यादा जिम्मेदारी दिखाए। पाकिस्तान ने भारत पर जोर दिया है कि वो जारहाना बयानबाजी और जंगी माहौल पैदा करने से गुरेज करे और अगर नई दिल्ली ने कोई गैर जिम्मेदाराना इक़दाम किया तो इस्लामाबाद उसका मुनासिब जवाब देगा। कराची में जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किए जाने वाले कबायली नौजवान नकीबुल्लाह महसूद के मुकदमे के मरकजी मुलजिम और कराची पुलिस के अफसर राव अनवार अपनी रूपोशी खत्म करके सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें अदालत के हुक्म पर गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में कंट्रोल लाइन से मुल्क खुल्ला नामी कस्बे के करीब एक मुसाफिर जीप गहरी खाई में गिरने से 9 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए हैं। शाम के सरकारी मीडिया का कहना है कि बाकियों का एक रॉकेट हुकूमती कंट्रोल वाले दमिश्क के इलाके में गिरा है, जिससे 35 अफराद हलाक हो गए हैं। और इजरायली मिलिट्री ने बुध के रोज एतराफ़ किया कि वो सन 2007 में उस फजाई हमले का जिम्मेदार है जिसमें शाम का मुश्तबा जौहरी रिएक्टर तबाह हो गया था। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मंगल के रोज व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। ये थी 6 सुर्खियां और तफसील कुछ देर के बाद। और तफसील खबरों की इस तरह है कि अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में नौरोज के मौके पर किए जाने वाले एक खुदकुश हमले में 29 अफराद हलाक और 58 जख्मी हो गए हैं। इस पर बात करने के लिए हम चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे जी इश्तियाक, आपके पास क्या तफसीलात हैं इस खबर की? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। नौरोज के मौके पर तकारीब का सिलसिला जारी था और इसी सिलसिले में काबुल में एक मज़ार पर शिया बरादरी के लोग जमा थे कि उन्हें निशाना बनाया गया। इस खुदकुश हमले में अब तक की जो इतलात हैं, कम से कम 29 अफराद जो हैं वो हलाक हो गए हैं और लगभग 60 के करीब जख्मी हैं। शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और इससे पहले भी ये तंजीम जो है जो शिया बरादरी है उन पर इस तरह के हमले करती रही है। नौरोज के मौके पर अमूमन जो शिया बरादरी के लोग होते हैं खासतौर पर वो इस दिन को मनाते हैं। इस दिन के मौके पर जो एक ये वो उनके पासी जो कैलेंडर है उसका पहला दिन है और मौसम बहार का आगाज समझा जाता है। तो इस खुशी के मौके पर आज उन्हें निशाना बनाया गया है, जिसकी मुख्तलिफ हलकों की तरफ से मजम्मत का सिलसिला भी जारी है। जी हाँ, शिया बरादरी के जो मकामात हैं उन पर पहले भी बहुत हमले हो चुके हैं अफगानिस्तान में। जी बिल्कुल, इससे कभी भी शिया बरादरी को निशाना बनाया जाता रहा है, जिनमें से बहुत से हमलों की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। अच्छा, इसी असना में अफगान सफीर की पाकिस्तान के वजीर आजम से मुलाकात हुई है, उसकी कुछ तफसीलात? जी, ये मुलाकात हुई है और इसकी तफसीलात से कबल ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी काबुल में होने वाले हमले की मजम्मत की है और इस सिलसिले में अफगान सफीर से जब मुलाकात हुई तो अफगान हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया है। अफगान सफीर की ये जो मुलाकात है ये उस सिलसिले की कड़ी है जो गुज़श्ता हफ्ते इख्तिताम हफ्ता ही अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को दौरा काबुल की दावत दी थी और कहा था कि इसका मकसद रियासत की सतह पर मुज़ाकरात की बहाली है। ये वजीर आजम से जब उनकी बातचीत हुई तो दो तरफा मामलात पर बातचीत के अलावा
اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ آگے بڑھنے کے راستوں کو کیسے تلاش کیا جائے۔ افغان سفیر کی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والی یہ دوسری اہم ملاقات ہے۔ اس سے قبل انہوں نے گزشتہ شام کو پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوعہ سے بات چیت کی تھی اسلام آباد میں۔ ناصر خان جنجوعہ ہی گزشتہ اختتام ہفتہ پاکستانی وفد کے ساتھ کابل گئے تھے، جہاں انہوں نے افغان صدر اشرف غنی اور دیگر اعلیٰ حکام سے بات چیت کی تھی، اور جس کے بعد یہ توقع ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطحی رابطے ممکن ہوں گے، اور جس سے جو اختلافات ہیں مختلف معاملات پر ان کو حل کرنے اور جو عدم اعتماد کی خلیج ہے اس کو کم کرنے کی کوششیں کی جائیں گی۔ اچھا، پاکستان ہی سے ایک اور خبر ہے کہ راو انوار جو کافی عرصے سے مفرور تھے، پولیس آفیسر ہیں، اور سپریم کورٹ نے ان کو طلب کیا تھا، وہ اب سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے ہیں۔ جی، نقیب اللہ کا قتل جو کہ 13 جنوری کو کراچی میں ہوا تھا، اس کے مرکزی ملزم کے طور پر راو انوار کا نام سامنے آیا تھا، کیونکہ نقیب اللہ کو ایک مبینہ پولیس مقابلے میں قتل کیا گیا تھا، اور اس میں جو ٹیم نے کارروائی کی تھی اس کی قیادت راو انوار ہی کر رہے تھے۔ اس کے بعد پشتون جو ہیں وہ ملک بھر میں سراپا احتجاج ہیں، اور وہ راو انوار کی گرفتاری کے مطالبات ان کی طرف سے مسلسل ہو رہے تھے۔ عدالت عظمیٰ نے بھی اس معاملے کا اس کو نوٹس دے رکھا تھا، اور ساتھ ہی راو انوار کو بھی یہ کہا تھا کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں۔ پولیس اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کی طرف سے ناکامی ہوئی تھی راو انوار کی گرفتاری میں، اور لیکن آج اچانک وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے، جہاں سے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اب عدالت کے حکم پر انہیں کراچی منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں کراچی کی ایک پولیس کی جو تحقیقاتی ٹیم ہے وہ ان سے مزید تفتیش کرے گی۔ نقیب اللہ کے والد ابھی آج سپریم کورٹ میں موجود تھے، اور انہوں نے اس گرفتاری پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا کہ انہیں انصاف ملے گا۔ بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ تو یہ ہمارے اسلام آباد میں نمائندے تھے محمد اشتیاق، جو ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے مختلف خبروں کی۔ اور اب کچھ مزید خبریں۔ شام کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ باغیوں کا ایک راکٹ حکومتی کنٹرول والے دمشق کے علاقے میں گرا، جس سے 35 افراد ہلاک ہو گئے۔ شاہدوں نے بتایا کہ یہ راکٹ منگل کے روز خریداروں سے بھری مارکیٹ پر حملہ آور ہوا۔ باغی فورسز نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ شامی فورسز نے دمشق کے مضافاتی علاقے مشرقی غوطہ کا زیادہ تر حصہ اپنے قبضے میں واپس لے لیا ہے، اور باقی رہ جانے والے 3 باغی گروپوں میں آپس میں اختلاف ہے۔ اس لڑائی میں 1400 شہری ہلاک ہو چکے ہیں، اور ہزارہا افراد اپنے گھروں سے انخلا کر چکے ہیں۔ اسرائیلی ملٹری نے بدھ کے روز اعتراف کیا کہ وہ سن 2007 میں اس فضائی حملے کا ذمہ دار ہے جس میں شام کا مشتبہ جوہری ری ایکٹر تباہ ہو گیا تھا۔ اسرائیل نے دیر الزور میں اس تنصیب پر حملے کی ویڈیو جاری کی ہے اور کہا کہ یہ فعال ہونے کے قریب تھا۔ شام نے اس سے انکار کیا ہے کہ وہ جوہری ری ایکٹر تعمیر کر رہا تھا۔ اسرائیلی دفاعی فورسز کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل گاودی نے کہا کہ یہ فضائی حملہ ایک انتباہ تھا کہ اسرائیل اپنی سیکیورٹی پر اثر انداز ہونے والی کسی سرگرمی کو برداشت نہیں کرے گا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی، ایسے میں جب سعودی عرب اور ایران کے درمیان شدید تناؤ جاری ہے۔ ٹرمپ نے اوول آفس میں ولی عہد محمد سلمان کے ہمراہ اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ ایران دنیا کے اس خطے یا دنیا کے ساتھ مناسب طریقے سے پیش نہیں آ رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں داعش کی مثال دیتے ہوئے، جس کا تقریباً صفایا ہو چکا ہے، صدر نے اعلان کیا کہ امریکہ کی فوج کچھ علاقوں سے واپس بلائی جائے گی جہاں ایک طویل عرصے سے ہم انخلا کے کوشاں رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے ملک معاملے کو دیکھ سکتے ہیں، ایسا مرحلہ آ گیا ہے جب وہ اس معاملے سے نبردآزما ہو سکتے ہیں۔ ولی عہد نے اپنے بیان میں کہا کہ یہی وجہ ہے کہ آج ہم یہاں موجود ہیں۔ یقینی طور پر ہم نے تمام مواقع کے حصول سے متعلق امور پر گفت و شنید کی ہے اور ان خطرات پر بات کی ہے جو امریکہ، سعودی عرب اور پوری دنیا کو لاحق ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر کے دوبارہ انتخاب پر منگل کے روز ٹیلی فون پر ولادیمیر پوٹن کو مبارکباد دی اور دونوں سربراہان نے جلد مذاکرات کرنے پر اتفاق کیا۔
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से ओवल ऑफिस में मुलाकात से कबल ट्रंप ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि शायद हम मुस्तकबिल करीब में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे ताकि हम असलहे से मुतालिक हथियारों की दौड़ के मामले पर बातचीत कर सकें। पुतिन ने इतवार के रोज होने वाले सदारती इंतखाबात में चौथी मरतबा कामयाबी हासिल की थी। उन्हें 77% वोट मिले थे। नाइजीरिया की वजारत इत्तलात ने बताया है कि बोको हराम अस्करित पसंदों ने उन 110 लड़कियों में से 91 को रिहा करवा लिया है जिन्हें पिछले महीने शिमाल मशरकी कस्बे दाची से अगवा किया गया था। लाई मोहम्मद ने बुध के रोज नाइजीरिया के दारुल हुकूमत में अखबारी नुमाइंदों को बताया कि एक लड़के के हमरा इन लड़कियों को एक सड़क के मुख्तलिफ मकामात पर उतारा गया। उनके दफ्तर ने बताया कि इन लड़कियों की रिहाई मुल्क के कुछ दोस्तों और दरपर्दा कोशिशों से मुमकिन हुई है। नाइजीरिया के सदर ने कहा कि लड़कियां दाची में वापस आ गई हैं और उनकी रिहाई के लिए कोई तावान अदा नहीं किया गया। जनूबी कोरिया के सदर मून जाए इन ने बुध के रोज कहा है कि शिमाली कोरिया और अमेरिका के साथ से तरफा सरबराह बातचीत मुमकिन है और इसका मकसद जजीरा नुमा कोरिया से जौहरी खतरे का खात्मा होना चाहिए। मून ने सोल में अपने सदारती बहल में बैनुल कोरियाई सरबराह इजलास की तैयारी के सिलसिले में मीटिंग के दौरान ये बयान दिया। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मैनिला के जनूब में एक मुसाफिर बस सड़क से फिसल कर गहरे दरिया में जा गिरी जिसमें 19 अफराद हलाक और 17 जख्मी हो गए। मंगल की रात ये हादसा मिंडोरो सूबे में उस वक्त पेश आया जब बस एक ढलवान सड़क पर जा रही थी जो जेर तामीर थी। म्यांमार के सदर कायातिन ने बुध के रोज इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना था कि वो अपने फराइज से सुबकदोश होकर आराम करना चाहते हैं। 71 साल कायातिन कई अशरों में पहले मुंतखब जमहूरी सदर थे, लेकिन अपनी दोस्त आंग सान सूची के हकीकी लीडर बनने के बाद से उनकी हैसियत महज रस्मी थी। नायब सदर मिंत सोए उस वक्त तक बुरी सदर के तौर पर काम करते रहेंगे जब तक आइंदा 7 रोज में नया सदर चुन नहीं लिया जाता। ये थी कुछ खबरें और रिपोर्टें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाजत लेते हैं। अल्लाह हाफिज।